नो सर। स्टार्ट हुआ है रिकॉर्डिंग? यस, स्टार्ट हो गया ना। चलो सर, टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ऐसे मतलब अगर मैं करंट साइकिल को बताऊं कि मतलब रिसेंटली जो क्लासेस हम लोग टेक्निकल पे स्टार्ट किए थे फ्यू मंथ्स बैक, तो उसके लिए अगर बताया जाए तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज में आ चुका है। और टेक्निकल पे हम लोग फाइनल लेवल डिस्कशंस कर रहे हैं। इसका नहीं हुआ है तो बाद में फिर से करेगा, लेकिन एक हेल्प होगा सर कि आप पूरा समरी एक बार जान जाओगे कि एक फाइनल कॉन्सेप्ट क्या होता है एक टेक्निकल एनालिसिस का। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि एज ए ट्रेडर आपको किस तरह से सोचना चाहिए जब आप टेक्निकल सेटअप करते हो। ठीक है, तब एज ए ट्रेडर आपका क्या क्या माइंड सेटअप होना चाहिए, क्या क्या चीजें आपको गो थ्रू करना चाहिए। ऑलरेडी हम लोग काफी मैटर गो थ्रू कर चुके हैं रिसेंट ट्रेंड में। जिन लोगों का कंप्लीट हो चुका है, जिनका नहीं हुआ है, वो फिर इसके बाद वापस मैं सारा चीज रिवाइज करवाऊंगा, डिटेल्स में वापस करवाऊंगा। तो वो सारा पैटर्न वापस दिखेगा। मतलब जिसमें आप बोल सकते हो कि इट्स लाइक कि जैसे कैंडल स्टिक्स वगैरह, चार्ट एनालिसिस, ठीक है, वॉल्यूम वगैरह अंडरस्टैंड करना, फिर आपका मूविंग एवरेजेस के बारे में डिटेल्स में बातचीत करना, एलियट वेव के बारे में रिसेंटली काफ़ी बात हुआ है, डाउ के बारे में बात हुआ है। तो जो टेक्निकल पैरामीटर है सर, ठीक है, जो टेक्निकल पैरामीटर एक्चुअल में है, तो टेक्निकल पैरामीटर डिटेल्स में जानना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर उसको ना एक समरी बना के ट्रेड सेटअप करना भी जरूरी है। ठीक है, इवन जो आप लोग आगे आगे ऐसे भी करोगे, मुझे पता है कि आप लोग एनसीएफएम का टेक्निकल एनालिसिस का मॉड्यूल का भी एग्जाम आप लोग रेडी करोगे ना सर। जैसे मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ कि एनसीएफएम का जो टेक्निकल मॉड्यूल है, उसमें भी जो चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। मैं आपको एक बार शो करता हूँ, आप लोग समझ जाओगे। जो एनएससी का एग्जाम है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको, हाँ? मतलब आप लोगों में से मैक्सिमम क्या है एनएससी का एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है। तो ये एनएससी का टेक्निकल एनालिसिस का मॉड्यूल है। ठीक है, लोगों को दिखाई दे रहा है ना सर? यस सर। तो जैसे आप एनएससी का ये एग्जाम के लिए भी सोच रहे हो, तो आपको जो जो चीज़ जानना चाहिए था, जो लोग मतलब आगे आगे कंप्लीट करोगे, हमें क्या क्या चीज़ पे मास्टरी हासिल करना है या फिर नॉलेज गैदर करना है, तो आपको एक बार बस रिकॉल कराता हूँ। रिकॉल कराने से आपको पता चल जाएगा कि हम लोग क्या सीखे हैं और क्या सीखने वाले हैं। सर ये तो फर्स्ट पॉइंट इज इंट्रोडक्शन, जो मैं टेक्निकल के एकदम स्टार्टिंग में बता के रखा। जिनको बैकअप चाहिए मैं उनको बैकअप भी प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि वो रिवाइज भी कर सके या फिर हो सके तो डबल डबल कर लेगा, नो प्रॉब्लम। तो ये बेसिकली पहले इंट्रोडक्शन का एरिया है। उसके बाद कैंडल चार्ट्स बोलते हैं, ठीक है, जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ कैंडल स्टिक्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। जो लोग ऑलरेडी लास्ट 3-4 मंथ से कर रहे हो, ठीक है, उनको पता है वन कैंडल पैटर्न मतलब सिंगल कैंडल स्टिक्स, डबल कैंडल स्टिक्स, जिसमें हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग, पियर्सिंग, हरामी, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, दोजी। हाँ सर, चौथा तो नहीं किया है, आई नो चौथा का नहीं हुआ अभी तक ये सब, लेकिन ज्योति, सुमित जी, हाँ, इन लोगों का काफी लोगों का हो चुका है, ईशा, सभी को हो चुका है ये सब पैटर्न। बहुत सारे लोग ये सब कंप्लीट कर चुका है। क्या ज्योति हुआ है कि नहीं हुआ है? बोलो। ये सब कंप्लीट किया आपने या नहीं हुआ? अगर बाई चांस नहीं हुआ है तो एक बार वापस करना पड़ेगा सर। अच्छा, अगर सेकंड देखें पैटर्न स्टडी, पैटर्न स्टडी में बेसिकली सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, कहाँ पर सपोर्ट लाइन ऑकर होता है, कहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन ऑकर करते हैं, और उसके बेसिस में आपका ट्रेड सेटअप क्या होना चाहिए। ठीक है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न फॉर्म होता है, जैसे कि हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप, डबल बॉटम, गैप थ्योरी, ठीक है, मतलब गैप अप गैप डाउन के बारे में भी हम लोग बात किए हैं। ठीक है, फिर आपको मेजर इंडिकेटर्स में काफी सारा अलग अलग टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, जैसे कि मूविंग एवरेज, ठीक है, बहुत सारे इंडिकेटर्स में हम लोग ऐसे ऑलरेडी बात कर चुके हैं, फिबोनाची, रिट्रेसमेंट लेवल, ठीक है, तो इंडिकेटर क्यों यूज करना है,
क्या क्या इंडिकेटर है, जैसे व्हेन टू यूज, मूविंग एवरेज का सेटिंग कैसे होना चाहिए, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, ये भी बहुत वाइटल एक पॉइंट था। ठीक है, आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसके बारे में भी हम लोग रिसेंट टाइम में एक बार डिस्कस कर चुके हैं, जिनका नहीं वो बाद में करेगा। आरएसआई का एप्लीकेशन, एमएसीडी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, दीज आर दी वेरी पॉपुलर एरिया जिसके बारे में आप लोगों को जानना चाहिए। ठीक है, तो जैसे बाकी वही है, ट्रेडिंग मार्केट, बुल मार्केट में कैसे आप अलग अलग टेक्निकल चीजें यूज, इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हो, इसी के बारे में है। और लास्ट में आता है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, मैं ऑलमोस्ट आपको आज स्ट्रेटेजी के बारे में ही बताने जा रहा हूँ सर। ठीक है, स्ट्रेटेजी फॉर डे ट्रेडिंग। ठीक है, अगर आप डे ट्रेडर हो तो आपको क्या सोचना चाहिए, अगर आप स्कैल्पर हो तो क्या सोचना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था डाउ एंड एलियट वेव। ठीक है, बिना डाउ और एलियट वेव का बात आधा अधूरा रह जाता है सर। ठीक है, तो वो भी मैंने रिसेंट ट्रेंड में एक बार कंप्लीट कराया। ठीक है, फिर आता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, इसको तो मैं पूरा चैप्टर में एक एक टॉपिक को पढ़ाते टाइम बताया सर कि कहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कहाँ आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, टारगेट कैसे फिक्स करते हैं। ठीक है, तो ये सब डिस्कशंस भी मैंने किया। तो अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारा टॉपिक मैंने आपके साथ कवर किया। अब आगे बस आपको क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना है और क्या, आपको बस टेक्निकल रिलेटेड जो क्वेश्चंस एनएससी पूछता है, ये बेसिकली एनसीएफएम का सीरीज है। ये एनसीएफएम का, इसका एनआईएसएम का टेक्निकल का डायरेक्ट एग्जाम नहीं होता। एनआईएसएम के केस में एग्जाम जो होता है ना सर, वो आपका इसके बेसिस में होता है, मतलब टेक्निकल जो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं ना, उसके अंदर टेक्निकल का क्वेश्चंस वगैरह करते हैं। डायरेक्टली टेक्निकल का जो एग्जाम होता है वो एनएससी का होता है। आप लोगों को बात मेरा समझ में आ रहा है सर? हेलो, सिमिलर काइंड ऑफ एग्जाम होता है। चौथा ज्योति, आवाज आ रहा है क्या? सर। मैं बस एक बार आपको आउटलाइन बताया, जिन लोगों ने कंप्लीट कर लिया उनका कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गया है, और जो लोग स्टार्ट किया है उसको सारा टॉपिक धीरे धीरे कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके आप टेक्निकल एग्जाम एज वेल एज खुद को एक टेक्निकल एनालिस्ट की तरह बिल्डअप कर पाओ। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर मैं लाइसेंस का बात करूँ तो इसका सर्टिफिकेशन का लाइसेंस 5 साल तक वैलिड रखा है, एनआईएसएम 3 साल तक होता है, बट ये 5 साल तक रखा गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग ऑलमोस्ट रेडी हो रहे हो, और बस एग्जाम देना है, लाइसेंस लेना है, सर्टिफिकेशन लेना है, अपना बूस्ट अप करना है अपना करियर में। ठीक है सर, ऐसे और भी एग्जाम्स एनआईएसएम और एनएससी का होता रहेगा, मैं आपको आगे आगे सब बताते रहूंगा, बट ये हम लोगों का करेंट डिस्कशंस के ऊपर था, मैंने आपको एक बार शो किया। ठीक है, अगर कोई टॉपिक मिसिंग है तो मैं आपको वो भी एक्स्ट्रा करा दूंगा। ठीक है, अगर ऐसे जैसे मुझे लगा कि हेड एंड शोल्डर मैंने शायद डिस्कस नहीं किया, कप हैंडेड डिस्कस किया था, हेड एंड शोल्डर एक बार डिस्कस कर देंगे सर। ठीक है, तो मैं अगर आपको इस नोट से बताऊं तो ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ से एक बार आपको स्टार्टिंग में लेके चलता हूँ। ये नोट्स अगर मैं किसी को शेयर नहीं किया बताना सर। के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स कंटेंट के अंदर मैंने सारा टॉपिक कवर किया है, जिन लोगों का हुआ है। ठीक है, जिनका नहीं हुआ है बाद में करेगा, लेकिन अभी मैं आपको बताने जाऊंगा सर द फिनाले, मतलब ये चैप्टर 20 में डिस्कस करूंगा आज। तो फिनाले हेल्पिंग यू गेट स्टार्टेड, मतलब बेसिकली एक एज ए ट्रेडर आपको क्या सोचना चाहिए। ठीक है, मतलब समरी बोल सकते हो आप उसको, और कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री एडिशंस भी मैं कराऊंगा आपको। इसमें आपको मैं सेंट्रल पिवोट रेंज के बारे में, कुछ एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स मार्केट में काफी डेवलप हुआ है, तो मैंने सोचा कि सप्लीमेंट्री में वो एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स भी कुछ नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा, हाँ बोलो सर। वो एनआईएसएम और एनएससी का आप कुछ बोल रहा था ना, नेटवर्क फ्लक्चुएशन सुना। एनआईएसएम और एनएससी में मैं बस इतना बोल रहा था कि सर एनआईएसएम में टेक्निकल एनालिसिस का डायरेक्ट एग्जाम नहीं होता है, टेक्निकल एनालिसिस का एग्जाम होता है एनएससी के केस, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का डायरेक्ट टेक्निकल एनालिसिस का एग्जाम होता है। तो जो ऑलरेडी मैं आपको सिलेबस वही दिखा रहा था, मैं सिलेबस आपने देखा ना जो मैंने शो किया, तो वही सिलेबस मैंने वही सिलेबस कवर किया जो एक्चुअली मतलब एनसीएफएम का सिलेबस है। और एनआईएसएम जो एक्चुअली सेबी का जो है उसमें वो रिसर्च एनालिस्ट के टॉपिक के अंदर टेक्निकल का ये पार्ट कवर करता है। तो डायरेक्टली वो टेक्निकल का एग्जाम नहीं लेता, लेकिन डायरेक्ट टेक्निकल का एग्जाम एनसीएफएम मतलब एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो एकेडमी है वो लेता। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, जैसे आप लोग इक्विटी डेरिवेटिव के लिए एनआईएसएम का एग्जाम देना है आपको, सिमिलरली आप एनएससी का भी एग्जाम
टेक्निकल एनालिसिस मॉड्यूल के लिए आप लोगों को देना होगा। ठीक है, बात समझ में है? बस इतना बात। यस सर। बस इसके बाद आप बीएससी एनएससी या एनएससी रिलेटेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस पे आप मतलब जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। एनआईएसएम के ऊपर तो मार्केट में जॉब बहुत है ही, एनएससी के ऊपर भी काफी जॉब है, तभी सर्टिफिकेशन इतना डेवलप किया गया है। और अगर साथ में आपका सीएस सीएमए का एग्जीक्यूटिव इंटरमीडिएट कंप्लीट हो जाता है तो आपको काफी अच्छा मतलब मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलेगा सर। आप लिख के रख लो, मैं एक बार एकदम मतलब आपको मतलब ऐसा नहीं कि आपको मैं जबरदस्ती ज्यादा बोल रहा हूँ, जो जेन्युइन चीज है वही बता रहा हूँ। बस आप रेडी रहो सर, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जब आएगा ना बोल के नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे जब अर्जेंसी आता है ना बोल के नहीं आता, सिमिलरली अपॉर्चुनिटी भी बोल के नहीं आएगा, जिस दिन आएगा। लेकिन क्वेश्चन वही मैटर वही है कि आपको हमेशा रेडी रहना है। ठीक है, अपने आप को ऑलवेज बिल्ड करते रहना है। अगर आप खुद को बिल्ड करोगे तो ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटी आपके नॉक मतलब डोर को नॉक करेगा। ठीक है, तो बस यही मेरा आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप ऐसे देख सकते हो कि स्टूडेंट, स्टॉक एनालिस्ट, फाइनेंस प्रोफेशनल्स, एम्प्लॉय विद ट्रेजरी एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस विद बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इवन आप बैंक एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में भी ट्राई कर सकते हो। एंड एनीबॉडी हैविंग इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट, हर कोई ये पर्टिकुलर टॉपिक कर सकता है, मतलब जिसको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करना है वो भी सिमिलर पॉइंट में काम कर सकते हैं। तो ऑलरेडी जो लोग कवर कर चुके वो सारा पॉइंट्स, ठीक है, उनके लिए ये एक समरी पॉइंट है। और जो लोग कवर नहीं किया अभी तक सारा पॉइंट्स, मतलब जिनका ये सब टॉपिक अभी तक नहीं हुआ, जिसको मैंने अभी तक बैकग्राउंड, टेक्निकल एनालिसिस का इंट्रोडक्शन, चार्ट टाइप्स, सिंगल कैंडलस्टिक्स, मल्टीपल कैंडलस्टिक्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इंडिकेटर्स, वॉल्यूम, मूविंग एवरेज, ठीक है, फिबोनाची, रिट्रेसमेंट, डाउ, एलियट वेव, ठीक है, मैंने आगे जिन लोगों के साथ ये सब बात अभी तक क्लियरली नहीं किया वो लोगों के साथ मैं बाद में करूंगा। बट उनको एक चीज हेल्प हो जाएगा सर, कि उनके लिए ट्रेड सेटअप कैसे करना है स्टार्टिंग में ही मैं सारा पॉइंट। अब आगे आगे आपको यही करना है कि ये ट्रेड सेटअप करने के लिए डिटेल्स में सीखना पड़ेगा। जो डिटेल सीख के आया उसके लिए समरी है, जो समरी आज जानेगा उसको डिटेल्स में जानना है, मतलब आज ओवरव्यू ले लेगा ट्रेड सेटअप के लिए और फिर धीरे धीरे अपने आप को बिल्ड कर। बस यही कहानी है, और कुछ और कुछ एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स का टॉपिक है, मैं धीरे धीरे आपके साथ वो भी डिस्कस करूँ। ठीक है, ठीक है। ट्रेड ऐसे तो हम लोग चार्टिंग सॉफ्टवेयर भी करते हैं सर, आप लोगों को पता है सॉफ्टवेयर आजकल बहुत पॉपुलर है, स्पेशली सब डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनीज लाइक जीरोधा, अपस्टॉक्स, है ना, ये लोग अच्छा खासा चार्टिंग सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। और ओल्ड में भी अच्छा अच्छा है, जैसे ये अपस्टॉक्स का है। ठीक है, ग्रो भी काफी डेवलप किया है। ठीक है, मोतीलाल ओसवाल वो भी काफी डेवलप किया है। तो लेकिन चार्टिंग सॉफ्टवेयर आजकल बहुत अच्छा है सर, चार्टिंग सॉफ्टवेयर को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फ्री में अच्छा अच्छा है। एक टाइम था जब सॉफ्टवेयर बाई करने का जरूरत पड़ता था, बट आजकल जरूरी नहीं है सर। आजकल ब्रोकिंग फार्म से आपको अच्छा चार्टिंग सॉफ्टवेयर मिल जाता है। ठीक है, सो चार्टिंग सॉफ्टवेयर इज नॉट द इशू। इशू यही है कि सॉफ्ट चार्ट को पढ़ना, रीड करना, अंडरस्टैंड करना और अपना नॉलेज को यूज करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, अब आप लोगों को बीच बीच में कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा था ना कि सर मार्केट बहुत नीचे नहीं जाएगा, और अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को भी यूज किया तो शायद आप देख सकते हो कि मार्केट कहाँ जाके रिट्रेस किया। मैंने आप इवन आपको एलियट वेव में भी मैंने सेम चीज बताया, बताया कि नहीं बताया सर? बोलो, कहाँ जाएगा मेरा ये एलियट वेव? वेव थ्योरी छोड़ो, मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू से बताता हूँ। फिबोनाची फिबोनाची फिबोनाची, ये रहा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से ड्रॉ करता हूँ, सर मोटा मोटी क्या दिख रहा है आपको बताइए? तो उल्टा करना पड़ेगा ना। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा है, इसे अगर हम इस तरह से ड्रॉ करें तो अच्छा रहेगा ना। तो कहाँ जाके रिट्रेस किया वही मैं आपको बस पूछ रहा हूँ सर, और कुछ नहीं। आप देख सकते हैं आप 23 23 फिर 60 78.6
61.8 सर, 61.8 को तोड़ के, ठीक है, अब देख पा रहे हैं सर आप लोग? ये मैं लास्ट आपको बस 15 डेज का एक हिसाब बता रहा हूँ। लास्ट 15 डेज में 15 सितंबर से लेके 30 सितंबर का डेटा है, ठीक है। इस एरिया में अगर देखा जाए तो इसने रिट्रेस बैक किया है, 61% में थोड़ा सा लड़खड़ाया, 61.8 को तोड़ने के बाद ये एक्चुअली रिसेंट सपोर्ट जोन को भी क्रॉस कर गया था, और इसके कारण ये फिर से मूव बैक किया सर, ठीक है। और देखो सर, धीरे धीरे ये एलियट वेव का कॉन्सेप्ट को भी यूज किया, ठीक है। तो मतलब अगर आप एलियट वेव, डाउ एज वेल एज रिट्रेसमेंट कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हो तो ये आपको अपॉर्चुनिटी देगा सर, बिल्कुल देगा अपॉर्चुनिटी। मार्केट ऑलवेज अपॉर्चुनिटी देता है, बस अपने आप को रेडी रखना है, ठीक है। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, आपके मन में जो छोटा छोटा डाउट है मैं उसको भी क्लियर करने का थोड़ा कोशिश करता हूँ। अब उसको क्लियर करने के लिए आपको मैं थोड़ा ट्रेड सेटअप में बात करूँ, ठीक है। जब डाउ एलियट वगैरह में बहुत बात किया हम लोग ने, ठीक है। एज ए ट्रेडर आपको दिमाग में ज्यादा बहुत सारा चीज नहीं भरना है सर, जितना जानना है सॉलिड जानना है। मार्केट में कुछ लोगों को मैंने देखा सर, जो ट्रेडर ट्रेडर बनता है या ट्रेडर बन के कमाने का सोचता है, वो जरूरत से ज्यादा सोच लेता है। आपको जरूरत से ज्यादा नहीं सोचना है। मैं सॉफ्टवेयर के बारे में और बात नहीं करूंगा, ठीक है, चार्टिंग सॉफ्टवेयर के बारे में और बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप सबको चार्टिंग सॉफ्टवेयर का नॉलेज है। और अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो वो प्रीवियस जो सॉफ्टवेयर डिटेल्स में मैंने बात करके रखा, आप देख देख सकते हो। तो सॉफ्टवेयर इज लाइक ब्रोकिंग फार्म का सॉफ्टवेयर बहुत पॉपुलर है, सो इट्स नॉट अ इशू। खरीदने का भी जरूरत नहीं है, फ्री में मिल जाता है। लेकिन क्वेश्चन है सर, एज ए ट्रेडर आपको टाइम फ्रेम के बारे में कुछ बताना है सर, कि आपको किस टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। मतलब एज ए ट्रेडर व्हाट इज बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर यू। ऐसे टाइम फ्रेम के बारे में टेक्निकल एनालिसिस के चैप्टर 3 जब बात करते हैं ना, तब भी बात करते हैं सर, कि विच टाइम फ्रेम इज बेस्ट फॉर विच टाइप ऑफ ट्रेडर, विच टाइम फ्रेम इज बेस्ट फॉर विच टाइप ऑफ ट्रेडर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर। तो टाइम फ्रेम टू चूज, लुक बैक पीरियड, मतलब आपको कितना पुराना डेटा देखना चाहिए, तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। एज ए ट्रेडर अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स तभी क्रिएट होता है आपका, मतलब आपके लिए कितना अपॉर्चुनिटी का एरिया है, मतलब कितना अपॉर्चुनिटी को आप चेक करोगे और उसके बेसिस में आपको ट्रेड का दुनिया बनाना है। फिर आपको स्काउटिंग करना है, ठीक है। फिर आपको स्काउटिंग करना है, मतलब खेलना है बेसिकली। शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस एंड इवोल्यूशन प्रोसेस, शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस एंड इवोल्यूशन प्रोसेस। स्काउट में दो प्रोसेस आता है सर, एक शॉर्टलिस्ट करना और एक इवेल्युएट करना, ठीक है। और फिर एज ए स्काल्पर, ठीक है, एज ए स्काल्पर आप क्या कर सकते हो, एज ए डे ट्रेडर या स्विंग ट्रेडर आप क्या कर सकते हो, ठीक है। आपके लिए क्या टाइम फ्रेम, कौन सा टाइम जोन आपके लिए बेहतर होता है, ठीक है, उसके बारे में मैं कुछ बात करूंगा। और फिर कुछ सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग किस मैटर में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। सो पहला बात सर, जब भी हम लोग ट्रेड सेटअप के लिए मार्केट में आते हैं, हमें लगता है कि यहाँ पर ट्रेड ले लेते हैं, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग करें, चाहे आप डे टू डे ट्रेडिंग करें, ठीक है, वॉट एवर, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए आपको इक्विटी डेरिवेटिव का हार्डकोर नॉलेज चाहिए, ऑब्वियसली हार्डकोर नॉलेज चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग अभी हार्डकोर नॉलेज में ही करंट लेवल में इक्विटी डेरिवेटिव क्लास में बात कर रहे हैं, जिसमें रिसेंटली मैंने ग्रीक इंडिकेटर्स का नॉलेज आपके साथ शेयर किया, लेकिन अभी भी मैंने ग्रीक इंडिकेटर्स का कनेक्शन नहीं दिखा पाया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा दिखाया लेकिन कंबाइन करके नहीं हो पाया। तो जो नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स मैं आपके साथ डिस्कस करने जाऊंगा, ठीक है। लेकिन बात ऐसा है कि टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके अगर कोई ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करना चाहता, सिर्फ और सिर्फ डे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग या फिर स्काल्पर, ठीक है, स्काल्पर बनना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ निफ्टी 50 नजर आ रहा है ना आपको, उसके साइड में आपको यहाँ पर डे डे चार्ट नजर आ रहा है। अगर हम चाहे तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो मिनट में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं चाहूँ तो इसको 2 मिनट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 3 मिनट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 4 मिनट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 5 मिनट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 10 मिनट में कन्वर्ट। अब चेंज देख पा रहे हैं ना, हाँ, 10 मिनट, 15 मिनट, हाँ, 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। तो ट्रेडर जो होता है ना, वो मोटा मोटी 1 मिनट से लेके 1 मंथ तक का, 1 मंथ तक का चार्ट देख के, कैंडल स्टिक्स देख के
ट्रेड सेटअप बनाते हैं सर। ये मंथली है, ये मंथली है। और ये कितना मंथ में कितना कैंडल बनता है, कितने डे में कितना कैंडल बनता है, ये मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में चैप्टर 3 के अंदर काफी डिटेल्स में आपको बताया। ठीक है, तो मैं और उसके बारे में बात नहीं करूंगा, जरूरत पड़ने से करूंगा। लेकिन बात ऐसा है, आपको बताऊं सर कि कितना कैंडल कौन देख सकता है। चलो मैं अगर आपको वो वाला पॉइंट भी दिखा देता हूँ। ये मैंने आपके साथ इंट्रोडक्शन लेवल में बात की, टेक्निकल में कितना चार्ट आपको बेसिकली देखना चाहिए एज ए ट्रेडर, आपको क्या फोकस करना चाहिए। ठीक है, ये देखो, अगर आप मंथली कैंडल देखना चाहोगे ना, टाइम फ्रेम, ये देखिए सर टाइम फ्रेम। ठीक है, दिख रहा है ना। अगर आप मंथली कैंडल देखते हो, द ओपनिंग प्राइस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, मतलब जिस मंथ में आप कैंडल को चेक कर रहे हो, मंथ के फर्स्ट डे में जिस दिन ट्रेड हुआ था, उस दिन क्या प्राइस चल रहा था, हाई कितना गया था, लो कितना गया था, और क्लोजिंग प्राइस ऑन द लास्ट डे ऑफ द वीक। इससे एक्चुअली मंथ का, हर मंथ का कैंडल बनता है। तो अगर आप मंथली कैंडल देखोगे तो 12 कैंडल्स फॉर द ईयर आपके लिए अवेलेबल होता है। मंथली कैंडल में 12 कैंडल में एक साल का कैंडल बन जाएगा आपके लिए। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं 2021 से 22 का फ्रेम चेक करो। ठीक है, आपको 12 कैंडल दिख जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दिख रहा है? हेलो, दिखाई दिया ना सर, 12 कैंडल। तो ये हर मंथ का कैंडल है सर। क्लियर हो रहा है ना? पता, यस सर। दिस इज एवरी मंथ का कैंडल। ठीक है, अब ये हर मंथ का कैंडल अगर आपको चाहिए, तो आप मंथली बेसिस पे कैंडल स्टिक्स देखोगे तो आपके लिए 12 कैंडल इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अगर आप वीकली कैंडल चेक करना चाहते हो, वीकली देखोगे तो आपके लिए हर वीक में, मतलब हर मंथ में 4 वीक आता है, और हर साल आपके पास बेसिकली जितना वीक होता है उसके हिसाब से आपके पास आएगा। तो आपके पास 52 वीक्स आता है, तो 52 कैंडल्स फॉर द एंटायर ईयर आपके सामने आएगा। ठीक है, और इसमें मंडे टू फ्राइडे का ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक होता है सर डेली और ईओडी। ठीक है, ईओडी मतलब एंड ऑफ द डे, डेली और ईओडी, डेली कैंडल या ईओडी कैंडल। तो आपको साल में 252 कैंडल्स मिलेगा, बिकॉज 252 दिन ही मार्केट में ट्रेड होता है, बाकी दिन छुट्टी रहता है, मतलब हॉलीडे है। ठीक है, मार्केट हॉलीडे। अच्छा, अगर आप इंट्राडे करोगे तो आपके पास 30 मिनट्स का इंट्राडे, 30 मिनट्स। ठीक है, तो अगर आप इंट्राडे 30 मिनट्स करते हो तो पर डे आपको 12 कैंडल नजर आएगा, हर 30 मिनट्स करके। और अगर आप इंट्राडे 15 मिनट्स करते हो, इंट्राडे में नॉर्मली इंट्राडे 30 मिनट्स 15 मिनट्स ऐसे ही होता है, 15 मिनट्स करोगे तो 25 कैंडल्स पर डे। और अगर आप इंट्राडे 5 मिनट्स करते हो तो आपके लिए 75 कैंडल्स पर डे सामने नजर आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक नॉर्मल तरीका है मार्केट में ट्रेडर के लिए कैंडल स्टिक चेक करने का, बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है सर, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब इसको यूज किसको क्या करना चाहिए, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कि आप 1 मिनट का कैंडल देखोगे, कि 5 मिनट का कैंडल देखोगे, कि 10 मिनट का कैंडल देखोगे, 15 मिनट का कैंडल देखोगे, कौन सा अच्छा है, क्या करना चाहिए। यूडी मतलब एंड ऑफ द डे का कैंडल किसके लिए सही रहेगा, वीकली कैंडल किसके लिए सही रहेगा, मंथली एंड ईयरली कैंडल किसके लिए सही रहेगा। इट इज क्वाइट इजी टू गेट कंफ्यूज विद दिस। बहुत लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है कि उसको क्या करना चाहिए, वो समझ नहीं पाता। अब आपको मैं समझाता हूँ सर कि एक ट्रेडर को क्या करना चाहिए। ठीक है, और वो भी अगर वो न्यू कमर है, न्यू एंट्रेंस है मार्केट में, और अगर वो कोई सीजन, सीजन मतलब जो काफी एक्सपीरियंस गैदर किया है काफी सालों से, उसके लिए क्या है। तो एक थंब रूल है मार्केट का। थंब रूल ये है, द हायर द टाइम फ्रेम, जितना टाइम फ्रेम बड़ा होगा, द मोर रिलायबल द ट्रेडिंग सिग्नल। टाइम फ्रेम ज्यादा होने से आपका सिग्नल जो रहेगा ना, वो ज्यादा रिलायबल और विश्वास करने लायक होगा सर। तो सर, तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते कि हमेशा तो फिर डे ट्रेडिंग या फिर मंथली स्विंग ट्रेडिंग ही करना चाहिए? नहीं, बात ऐसा नहीं है, बट आप रियलाइज ज्यादा कर सकते हो। टाइम फ्रेम ज्यादा होने से ट्रेडिंग सिग्नल ज्यादा एक्यूरेट आता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होता है ऑन द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम,
is far more reliable than bullish engulfing pattern on a 5 minutes time frame. 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो बुलिश इंगल्फिंग नजर आएगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो बुलिश इंगल्फिंग नजर आएगा, मतलब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम इज मच मोर सैक्रेड माना जाता है, मच मोर रिलायबल माना जाता है। टाइम फ्रेम ज्यादा तो आपका रिलायबिलिटी ज्यादा, टाइम फ्रेम कम, रिलायबिलिटी थोड़ा लो हो जाएगा। So keeping in this perspective, one has to choose a time frame based on the intended length of the trade. So how do you decide your intended length of your trade? क्या आपके लिए एक बहुत बड़ा बात है सर, एज ए ट्रेडर आपके लिए एक बहुत बड़ा चुनौती भी है, चैलेंज भी है कि आपके लिए क्या बेहतर, आपके लिए क्या बेहतर। ठीक है, जैसे ये मंथली ट्रेड में अगर देखा जाए, ये देखो सर एक डाउन ट्रेंड, मंथली ट्रेड है, मंथली ट्रेड में एक डाउन ट्रेंड था, देख रहे हैं सर आप। स्विंग ट्रेडर कैसे सोचेगा, क्या बना है सर ये, स्विंग ट्रेडर क्या सोचेगा यहाँ पर, बताओ ना, कैंडल समझ में पहचानने में आ रहा है सर। डाउन ट्रेंड में फर्स्ट वाला कैंडल बेरिश है, सेकंड वाला कैंडल बुलिश है, क्या कहते हो? ये कौन सा ये कौन सा कैंडल फॉर्म हुआ सर स्विंग ट्रेडिंग में, बताओ। क्या ये बुलिश इंगल्फिंग है सर? सुमित जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, सॉरी सर लेट हो गया, एक्चुअली बाहर चले गए थे। ठीक है, हाँ सर, ये बुलिश इंगल्फिंग है एकदम सर बुलिश इंगल्फिंग है। और इसका और भी रीजन ये है कि पहला बात है कि मंथली मंथली कैंडल है, और मंथली कैंडल हम लोग स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेड के लिए यूज करते हैं, मतलब 2-3 महीना मैक्सिमम होल्ड करेंगे और छोड़ देंगे। ठीक है, इट्स लाइक दैट, लगातार 3 महीना आपने ऑब्जर्व किया, ठीक है, फिर आपने देखा कि मार्केट में एक बुलिश इंगल्फिंग क्रिएट हुआ, तो आप इस रेंज में परचेस करते हो 1700 में, और फिर आप 17,000 में बाई करके 17,740 तक आप होल्ड करते हो ऑलमोस्ट। अगर 740 नहीं, कम से कम 700 तक भी अगर आप होल्ड करते हो तो 700 टका पर शेयर में प्रॉफिट करके फिर आप सेल करते हो, क्योंकि आप कहाँ लिया सर, इस पॉइंट पे आपने बाई किया। अभी एक स्विंग ट्रेडर का माइंड सेटअप था, और उसने मंथली कैंडल को चेक किया, और उसका जो ऑब्जर्वेशन था वो मंथली ऑब्जर्वेशन था। देखो सर, पैसा कमाने से मतलब है, हड़बड़ी नहीं होना चाहिए। हड़बड़ी करने से क्या होता है, इसका एक एग्जांपल मुझे एक्चुअली कल चौथा बता रहा था। आपको बाइजूस का खबर है सर? बाइजूस, बाइजूस बोल के एक लर्निंग ऐप होता है, बहुत एडवर्टाइजमेंट है इसका, आप लोग जानते हो? हाँ सर, इसे ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, बट हाँ हाँ कंपनी सर, है। बताइए ना क्या क्या न्यूज़ है सर इसका, क्या न्यूज़ है सर बाजू इसका? इसका प्रॉब्लम ये है कि इसने 2500 इसने 2500 एम्प्लॉय को ले ऑफ किया है सर, फायर किया 2500। ठीक है, मतलब वो भी एक साथ। अब क्वेश्चन यही है कि बाइजू इतना वैल्यूएबल एक ब्रांड बना था रिसेंट ट्रेंड में, ठीक है, इतना वैल्यूएबल ब्रांड बनने के बाद 2500 एम्प्लॉय को ले ऑफ कर दिया। अब इसमें सर ये सुनील शेट्टी बीच में कहाँ से आ गया? ये सुनील तो शेट्टी रविंद्रन बाजू का कंपनी है। सुनील शेट्टी एक्चुअली कमेंट किया है, इसलिए शायद यहाँ का सुनील शेट्टी का एक ट्वीट आया है इसी पॉइंट पे। तो सुनील शेट्टी ने एक बहुत अच्छा बात कहा। सुनील शेट्टी भी बहुत बड़ा एक्टर तो है ही, वी ऑल नो दैट, बट सुनील शेट्टी साथ में एक बहुत फेमस एंटरप्रेन्योर भी है, होटलियर है सर, ठीक है। उसने कमेंट किया कि बाइजू ने 2500 एम्प्लॉय को अक्रॉस डिपार्टमेंट में कट किया, ताकि वो अपना जो लॉस है उसको कवर कर पाए और प्रॉफिटेबल हो पाए। तो इसमें सुनील शेट्टी बस इतना बोल रहा है कि ये बाइजू को ऐसा डिसीजन लेना पड़ा, नो डाउट बिजनेस को बहुत प्रॉब्लम है इसीलिए लेना पड़ा, बट ऐसा डिसीजन लेने से पहले कंपनी को सोचना चाहिए कि कंपनी ऐसा क्यों कर रहा है। कंपनी का लॉस बहुत ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा हो गया कि बाइजूस अल्टीमेटली उसके पास और कोई उपाय नहीं है, तो एज ए बिजनेस उसको ले ऑफ करना पड़ गया। तो सुनील शेट्टी का मानना है कि चलो ठीक है, बिजनेस अपना डिसीजन तो लिया है, बट ऐसे डिसीजन में बहुत सारे लोगों के ऊपर इम्पैक्ट भी आता है। तो सुनील शेट्टी ने ऐसा कहा कि 2500 एम्प्लॉय का जॉब जाता है, मतलब 2500 इंटू 4 मेंबर ऑफ द फैमिली, तो ऑलमोस्ट 10,000 का लाइफ को अफेक्ट करता है इस तरह का डिसीजन।
ठीक है। तो सुनील शेट्टी बेसिकली एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर कमेंट किया है कि एज एन एंटरप्रेन्योर या एज ए बिजनेसमैन या एज ए ट्रेडर ऑल्सो, ठीक है, आपको थोड़ा सोच समझ के चलना चाहिए। मतलब हमेशा आप छक्का लगाओगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। कभी कभी आपसे थोड़ा सा पेशेंस का भी डिमांड होता है, ठीक है। मतलब एक्चुअली बायजूस ना कुछ जरूरत से ज्यादा, मतलब क्या बताऊं उसको, मतलब एग्रेसिव हो गया था अपने बिजनेस को लेकर, और वही इफेक्ट है इसका। मतलब इतना एग्रेसिव बिजनेस मॉडल बनाने के कारण शॉर्ट टाइम पीरियड में बहुत वैल्यूएशन बना लिया था। नाउ क्वेश्चन इज दैट, तो फिर इतना वैल्यूएबल होने का क्या फायदा जब आप इस तरह से ले ऑफ करते हो। मतलब एक्चुअली बहुत कम टाइम के लिए अपने आप को बिल्ड करें, और इसी में एक्चुअली सुनील शेट्टी ने कमेंट किया कि थोड़ा राहुल द्रविड़ वाला स्टाइल भी जरूरी होता है, जरूरत, ठीक है। मतलब वही इसने एक्चुअली अपना कमेंट किया, ठीक है। अब मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, बस इतना कहना चाहूंगा कि जो एक्चुअली सुनील शेट्टी ने भी बोला, ठीक है। सुनील शेट्टी also said that this is a good time for early stage small and mid-sized business to establish a few operating principles, ठीक है। कुछ ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है, कि किस तरह से हम अपने बिजनेस को ऑपरेट करें। ऐसा नहीं कि आज मतलब एग्रेसिव मॉडल यूज करके लोगों को हायर करके मार्केटिंग करके बहुत कुछ कर दिया, फिर कुछ दिन बाद जैसे ही मन हुआ लोगों को कंपनी से हटा दिया। ये इस तरह का सोच विचार नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए टाटा को देखना चाहिए सर। टाटा को देखो आप, टाटा कभी भी ले ऑफ नहीं करता, बहुत रेयरली ले ऑफ करता है। मतलब टाटा का जो बिजनेस मॉडल है कंपेरेटिव, ऐसा नहीं कि टाटा ले ऑफ नहीं करता है, लेकिन इतना भी नहीं कि जैसे इतना बड़ा, तभी जाके आज 100 साल से ऊपर हो गया। टाटा का जो भी बिजनेस है इतना ज्यादा अपने आप को डेवलप करके रख रहा है, तो टाटा ले ऑफ में बिलीव नहीं करता। इवन रिलायंस भी सिमिलर पैटर्न में चल रहा है, ठीक है। इन्फोसिस का भी कुछ, आईटी सेक्टर का बात थोड़ा अलग है, मैं उसमें ज्यादा बात नहीं करूंगा, बट पॉइंट एक्चुअली वही है कि अचानक ऐसा मतलब एग्रेसिव डिसीजन लेना, मतलब बिजनेस में वैल्यूएशन भी बढ़ जाना और अचानक से बिजनेस से गायब भी हो जाना, ठीक है। तो ये थोड़ा चिंता का विषय है। तो यही प्रिंसिपल के ऊपर एक्चुअली उन्होंने बात किया, तो मैं और इसके बारे में ज्यादा टिप्पणी तो नहीं कर सकता, बट आपको मैं बस एक इतना बात करना चाहता हूँ, जैसे एक बिजनेस जरूरत से ज्यादा एक प्रोमोटर जैसे एग्रेसिव हो जाता है, एक ट्रेडर को भी ना एग्रेसिव होने में कोई बुराई नहीं है, बट आपको ना थोड़ा मॉडरेट लेवल में खेलना चाहिए, ठीक है। बिजनेस में या ट्रेडिंग में, ट्रेड मतलब क्या, आप किसी और की बिजनेस में अपना ट्रेड सेटअप बना रहे हो। तो फाइनेंशियल मॉडल पे जो लोग फाइनेंस का क्लास करते हो, आई थिंक चौथा है ज्योति को पता चलेगा कि हम लोग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, चौथा, याद आ रहा है क्या। एक मॉडल था, तो बिजनेस में पेन में क्या प्रॉब्लम होती है। मेरा कहने का मतलब है कि बिजनेस में 3 तरह का स्ट्रेटेजी होता है। आप या तो एग्रेसिव डिसीजन लो, या तो आप मॉडरेट डिसीजन लो, और या तो आप कंजर्वेटिव डिसीजन। देखो ज्यादा कंजर्वेटिव होने से प्रॉब्लम क्या है, कंजर्वेटिव वे में आप अपना बिजनेस को डेवलप नहीं कर पाते। कंजर्वेटिव मतलब बहुत ज्यादा सेफ हैंड खेलना। ज्यादा सेफ हैंड में ना आप कभी विन विन में नहीं जाओगे, सर्वाइवल मोड में भी नहीं रह पाओगे। मतलब जरूरत से ज्यादा सर्वाइवल मोड सोचने से क्या प्रॉब्लम है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी खत्म हो जाता है, और जब रिस्क टेकिंग एबिलिटी खत्म हो जाएगा तो आप एक्चुअली कहीं के नहीं रहोगे, ये प्रॉब्लम है। तो ये एक मॉडल होता है, इसमें आप एग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव, ये 3 अप्रोच से चल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका एग्रेसिव मॉडल, ये हो गया आपका मॉडरेट मॉडल, और ये हो गया आपका कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मॉडल में रिस्क कम होता है, मॉडरेट मॉडल में आप दोनों के बीच में अपने आप को बना के रखते हो, और एग्रेसिव में
या तो बहुत अच्छा हो जाएगा या तो बहुत बुरा हो जाएगा। ठीक है, अब ये फाइनेंस का मॉडल है, ज़्यादा डिटेल्स में और नहीं जा सकता, नहीं तो अभी ऐसा लगेगा कि फाइनेंस का क्लास चल रहा है। ठीक है, बस एज ए ट्रेडर आपके लिए भी एक कॉन्सेप्ट ऐसा आता है कि आपको ज़रूरत के हिसाब से जैसे जैसे सिचुएशन होगा उसके हिसाब से अपने आप को भी मेंटेन करना चाहिए। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि एज ए थंब रूल, देयर इज ए मार्केट में एक थंब रूल है कि जितना टाइम फ्रेम ज़्यादा होगा, ठीक है, ट्रेडिंग सिग्नल उतना ज़्यादा बेहतर होता है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि 15 मिनट का जो ट्रेडिंग सिग्नल है और 5 मिनट का जो ट्रेडिंग सिग्नल है, अगर बुलिश इंगल्फिंग 5 मिनट में क्रिएट होता है, ये उतना भरोसे लायक नहीं होता जितना 15 मिनट का बुलिश इंगल्फिंग। अब इसका मतलब ये नहीं कि 5 मिनट का इंगल्फिंग इंगल्फिंग नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको अभी मंथली मंथली इंगल्फिंग दिखा है। अभी हम लोग मंथली इंगल्फिंग देखा, तो मंथली इंगल्फिंग पे आप और ज्यादा भरोसा कर सकते हो। मतलब टाइम फ्रेम ज्यादा होने से आपको सिग्नल के ऊपर या ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर या पैटर्न के ऊपर ज्यादा भरोसा आ जाता है। ठीक है सर, इस बात का स्पेशल ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं कि आप हर दिन ट्रेड करें, आप मंथ में एक ट्रेड भी ले, बट सॉलिड ट्रेड। ठीक है, so keeping this in perspective, one has to choose a time frame based on intent and length of the, so आपको क्या चूज करना चाहिए, इसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट सजेशन है सर। ठीक है, अगर आप एक फ्रेश ट्रेडर हो और इफ यू आर नॉट ए सीजन ट्रेडर, मतलब एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, आई वुड सजेस्ट यू अवॉइड विद डे ट्रेडिंग। आप डे ट्रेडिंग अवॉइड करो, इंट्राडे मत करो। अगर आप न्यू कमर हो मार्केट में, स्टार्ट विथ ट्रेड्स विद एन इंटेंशन टू होल्ड द ट्रेड फॉर ए फ्यू डेज। कोशिश करो कि आप कुछ दिनों तक होल्ड करके फिर ट्रेड लो, मतलब आप वीकली ट्रेडिंग लो या मंथली ट्रेड। दिस इज कॉल्ड अ पोजिशनल ट्रेडिंग और अ स्विंग ट्रेडिंग। ये सबसे बेस्ट, नॉट जस्ट की न्यू कमर, आप ये इस पर्टिकुलर मैटर पे, ये मार्केट में रॉन्ग परसेप्शन है कि ट्रेडर होने से डेली मार्केट में बैठना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत सोच है। ठीक है, मतलब ये लोगों को लगता है कि अगर मैं ट्रेडर हूं तो मैं हर सिचुएशन में ट्रेड लेके एकदम बाजी मार दूंगा, ऐसा बात नहीं है। आप अगर स्विंग ट्रेडिंग में या पोजिशनल ट्रेडिंग में बेहतर हो तो आप पोजिशनल ट्रेड में भी अपने आप को बना सकते हैं, में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, अगर कोई फ्रेश स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए सजेशन ऑलवेज रहेगा कि आप स्विंग या पोजिशनल ट्रेड लो स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे आप डे ट्रेडिंग या फिर स्कैल्पिंग कॉन्सेप्ट में जाओ। An active swing trader usually keeps his trading position open for a few days. कुछ दिनों तक अपना पोजीशंस को ओपन रखो, फिर स्क्वायर ऑफ। The best look back period as a swing trader is 6 months to 1 year. और एक स्विंग ट्रेडर को कहां से कहां तक का टाइम फ्रेम देखना चाहिए, आपको 6 महीने से 1 साल का टाइम फ्रेम में वापस देखना चाहिए, 6 मंथ से 1 ईयर। ठीक है, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, जैसे मानो यहाँ पर ये मैं मंथली देख रहा हूँ, ठीक है, आप वीकली भी देख सकते हो, इसमें आपको 52 कैंडल्स नजर आएगा। ठीक है, आपके लिए 6 महीने से लेके 1 साल का टाइम फ्रेम बहुत बेहतरीन काम करेगा। ठीक है, मतलब अगर आप ये वीकली चार्ट देख रहे हैं ना सर, कैंडल्स सबको नजर आ रहा है? है सर। तो यहाँ पर अगर आप देखें, तो अभी सर 2 हफ्ता से बहुत बेकार ट्रेड चल रहा है, मतलब बहुत बेकार मार्केट है, बस कंसोलिडेशन चल रहा है सर। सर बेकार नहीं, हम लोग जैसे सोचे थे वैसे ही तो हुआ है, याद हो करो। रहा है, लेकिन सर सही ट्रेड लेने का नहीं बन रहा है आज तो, एकदम ही सर पूरा साइडवेज चल रहा है मार्केट। सर वो देखो सर, आप ये बात देखो सर, ये आप कैसे ट्रेडर उस पर भी डिपेंड करता है, बट हम लोग जैसे सोचे थे वैसा ही हुआ। देखो आपने खुद बोला था हम लोगों की क्लास में, आप याद करो, तो 16,800 तक जाएगा, याद है? मुझे हाँ याद है पता है जाएगा सर, जा रहा है, 16। लेकिन ये सही नहीं है सर, ऐसा सर कंसोलिडेशन सही नहीं है। वो बात अलग है, बट आप बढ़ नहीं ये रहा। हम लोग क्लास में जैसे डिसीजन लिए थे, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। देखो 16,800 जून के बाद वो रिट्रेस किया, तो वापस बाउंस बैक नहीं रिट्रेस। कर रहा है सर। স্যার सर এখনো পর্যন্ত সেই জায়গায় যেতে পারেনি, এখনো গ্লোবালে কিছু ইস্যুজ এখনো রয়েছে, তাই একটা ভয়ও কাজ করছে যে পট করে পুরো রেঞ্জের বাইরে ওই জন্য যেতে চাইছে না। नहीं नहीं, अभी नहीं जाएगा, इतना अचानक से नहीं जाएगा। आप लोगों को थोड़ा पेशेंस भी होल्ड करना चाहिए, इसीलिए तो स्विंग ट्रेडिंग अच्छा है, इसीलिए तो स्विंग ट्रेडिंग अच्छा है। अब ऐसे सिचुएशन पे स्विंग ट्रेड करो, डे टू डे ट्रेड क्यों करोगे? आप थोड़ा लंबा टाइम के लिए सोचो ना, तभी तो मैं बोल रहा हूँ।
ऐसे सिचुएशन स्विंग ट्रेडर के लिए एकदम जन्नत है सर। अब देखो, अगर आपने ये वाला पीरियड को समझ लिया था, अब बस सोचो यहाँ पर भी देखो इंगल्फिंग बना, देखो एक दोजी या शूटिंग स्टार टाइप का कुछ बना है, ठीक है। मार्केट नीचे गिरा था रिसेंट ट्रेड में, फिर देखो एक अच्छा सा इंगल्फिंग क्रिएट हुआ है। इंगल्फिंग क्रिएट होने के बाद आप पोजीशन लेके यहीं पर पोजीशन ले लो, ठीक है। इस पोजीशन पे पोजीशन लेने के बाद मार्केट थोड़ा डाउन गया है, बट आप होल्ड करो, ठीक है। आप होल्ड किया, एक मारूबुजू क्रिएट हुआ है, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली नहीं, बट देखो मार्केट में मूवमेंट दिया, ठीक है। आप यहाँ पर सेल कर सकते थे। मतलब अगर मैं आपको ट्रेड सेटअप बताऊं और अगर आप एज ए ट्रेडर काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग इस टाइम पे बेस्ट पोजिशन बनाना, बेस्ट पोजिशन। मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट आपको मौका नहीं देता, बट कहने का मतलब ऐसा है, यही तो आज का क्लास का मेन मुद्दा है कि आप अपने आप को किस तरह से बना रहे हो सर। नेगेटिविटी नहीं सर, हर सिचुएशंस में अपॉर्चुनिटी ढूंढो, ठीक है, कि हर कोई। हाँ बोलो सर। अभी जो ट्रेंड है उस पे तो इलियट वेव थ्योरी पूरा परफेक्टली मैच हो रहा है। हाँ वही तो मैं बोला, वही तो मैं बोल रहा था कि करंट सिचुएशंस में इलियट वेव परफेक्टली मैच किया। जो 5-3 कॉन्सेप्ट में इलियट वेव होता है एग्जैक्टली वही हुआ है। देखो ना ठीक से, एग्जैक्टली 5-3-5-3 मूव हुआ है। यही तो है सर। आपको लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये गलत है। आप अभी थोड़ा आपको सोच विचार और बढ़ाना पड़ेगा और थोड़ा सा इसमें इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा। पर देखो इलियट वेव पूरा मैच किया, मतलब ये होना ही था। तब अगर आप समझ, मतलब आपको अगर प्रॉपर वे में आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता ना, आप पोजीशन ले लेते और पोजीशन लेके आप अच्छे से ट्रेड कर पाते इसे, ठीक है। अच्छा चलो देखो और क्या क्या पॉइंट है, आगे देखते हैं। ऐसा नहीं है सर, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जितना हम लोगों ने सीखा, अगर आप इसको बार बार सुनते हो और इसको बार बार आपके सामने प्रूव होता है ना, आपको देखना आप 80-70-80% आप ऑलवेज सही जगह में रखते हो। मैं तो बोलता हूँ कि 90% भी आपके पास मौका रहेगा, बिलीव करो। द बेस्ट लुक बैक पीरियड इज 6 months to 1 year अगर स्विंग ट्रेडर बन रहे हो आप, ठीक है। ऑन द अदर हैंड स्कैल्पर जो स्कैल्पिंग करता है, जो बेसिकली मिनट का ट्रेड लेता है, 1 मिनट से लेके 10 मिनट 15 मिनट तक का टाइम पीरियड बहुत अच्छा होता है स्कैल्पर के लिए। बट बेसिकली 1 मिनट से 5 मिनट ये सबसे पॉपुलर है, और 15 मिनट मतलब डे ट्रेडर हो गया, ठीक है। बट जो स्कैल्पर होता है वो बेसिकली 1 मिनट से लेके 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करके अपना ट्रेडिंग लेता है, ठीक है। सो वंस यू आर कंफर्टेबल विद होल्डिंग ट्रेड्स ओवर मल्टीपल डेज, ठीक है, ये कंफर्टेबल का मैटर है सर। आपको समय के साथ साथ थोड़ा बिलीव बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके आप ट्रेड लेने के बाद में थोड़ा होल्ड करना भी सीखो। इसमें राहुल द्रविड़ का कॉन्सेप्ट इसीलिए सामने आता है। टेस्ट क्रिकेट अगर समझ में ना भी आता है ना, समझना चालू करो। कभी टेस्ट क्रिकेट अगर आपने देखा नहीं शायद, मतलब ज्यादा देर तक बैठ के टेस्ट क्रिकेट देखते हो, ठीक है, कभी 2 घंटा 3 घंटा टेस्ट क्रिकेट देखा आप लोगों ने, हो सके तो देखिएगा। T20 क्रिकेट में है सर। वो बात नहीं है सर। T20 एक्चुअली क्रिकेट का प्रॉपर वर्जन ही नहीं है, ठीक है। वो क्रिकेट एग्जैक्टली है ही नहीं, वो तो बस एंटरटेनमेंट है, तभी बिक रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप क्रिकेट समझना चाहोगे तो टेस्ट क्रिकेट देखा, जिसमें घंटों तक आपको ऐसा लगेगा कि कुछ हो नहीं रहा है, बट बहुत कुछ होता है। एग्जैक्टली ये डे ट्रेडर का जो ये स्विंग ट्रेडर का जो ये जो होल्डिंग कॉन्सेप्ट है ना, घंटों तक दिनों तक आपको लगेगा कि कुछ हो नहीं रहा है, बट अल्टीमेटली बहुत कुछ हो जाएगा, अल्टीमेटली बहुत कुछ हो जाता है। बस आपको वो सिचुएशंस के साथ अडेप्ट करना पड़ेगा। आप जानते सब कुछ हो, बस आपको अप्लाई करना है। आप कैंडल आता है आपको, आपको सपोर्ट लेवल समझ में आता है, आपको रेजिस्टेंस समझ में आता है, आपको एमएसीडी समझ में आता है, आप इंडिकेटर्स का भी यूज करना जानते हो, आपको वॉल्यूम भी समझ में आता है, आपको पैटर्न फॉर्मेशंस भी समझ में आता है। लेकिन फिर भी आपके अंदर जो चाहिए वो है टेस्ट क्रिकेट वाला, मतलब पेशेंस एंड एप्लीकेशन करने का इच्छा, ठीक है। आप होल्ड करना सीखो, आप देखो कि आप एज ए ट्रेडर कैसे आप अपने आप को बनाते हो। ये बात $1 million का बात है सर, समझोगे तो बहुत काम आएगा। Once you are comfortable in holding trades over multiple days, graduate yourself to day trading. My guess is your transitions from a positional trader to a day trader, मतलब पोजिशनल ट्रेडर से ही आप धीरे धीरे अपने आप को डे ट्रेडर में बना सकते हो, ठीक है।
इसीलिए पहले टेस्ट क्रिकेट आया, फिर वनडे क्रिकेट आया और फिर T20 आया। ठीक है, मतलब एक सच्चा क्रिकेटर, सच्चा बैट्समैन या बॉलर जो भी है, वो टेस्ट क्रिकेट में अपने आप को पहले बनाता है, फिर धीरे धीरे वो वनडे और T20 में अपने आप को बेस्ट बनाता है, जो ओरिजिनल लेवल का होता है। थोड़ा समय लगता है, थोड़ा समय लगता है, बट सीख जाओगे ना, जिंदगी भर काम आए। तो नीडलेस टू से, फॉर अ डेडिकेटेड एंड डिसिप्लिन ट्रेडर द ट्रांजिशन पीरियड इज रिमार्केबली लेसर। अगर आप एक डेडिकेटेड और डिसिप्लिन ट्रेडर हो जाते हो ना, आप धीरे धीरे अपने आप को बना लोगे। नाउ क्वेश्चन इज दैट अबाउट लुक बैक पीरियड। ठीक है, लुक बैक पीरियड इज सिंपली द नंबर ऑफ कैंडल यू विश टू व्यू बिफोर टेकिंग अ ट्रेडिंग डिसीजन। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप 3 months का, 3 months means you are looking at today's candle in the backdrop of at least recent 3 months data। अब आज का कैंडल चेक करते हो और रिसेंट लास्ट 3 मंथ का डेटा चेक करो। बाय डूइंग दिस you will develop a perspective on today's price action with reference to last 3 months price action. For swing trading opportunities, what is the ideal look back period? अगर आप swing trading opportunity देखना चाहते हो तो ideal look back period मैंने अभी आपको समझाया था, 6 month से लेके 1 year का डेटा बहुत पॉपुलर है। Likewise, scalper is better for looking at least 5 days data। और अगर आप 5 मिनट 10 मिनट का जो 1 मिनट से लेके 10 मिनट के अंदर का जो ट्रेड सेटअप के अंदर आप आना चाहते हो, तो आपके लिए 5 दिन का डेटा इंपॉर्टेंट है। However, while plotting the support and resistance level, एक चीज देखना सर, आप अगर स्कैल्पर हो तो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग हो जाएगा, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग हो जाएगा। So while plotting the support level and resistance level, you should increase the look back period at least 2 years। और जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को चेक करोगे तो आप लुक बैक पीरियड को 2 साल पुराना देख लेना कि ऐसा 2 साल पहले क्या हुआ था। ठीक है, तो इससे आपका अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स और डेवलप हो जाएगा। And there is a next point, that is opportunity universe. Now what is opportunity universe? So opportunity universe आपको इस तरह से ट्रेडिंग में हेल्प करेगा। There are roughly बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 6000 के आसपास स्टॉक लिस्टेड है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ऑलमोस्ट 2000 स्टॉक लिस्टेड है, 8000 समथिंग। Does it make sense for you to scan for opportunities across these 1000 stock? ये 7000 8000 स्टॉक या 1000 स्टॉक में भी क्या आप अपना अपॉर्चुनिटी बिल्ड कर सकते हो ऑन ए डेली बेसिस? ऑब्वियसली ना, पॉसिबल नहीं है। 1000 स्टॉक को डेली बेसिस में चेक करना मतलब बहुत इम्पॉसिबल। So over a period of time you need to identify a set of stock। ये आपको ही करना है कि भाई आपको किस बिजनेस पे या कौन सा कंपनी में या कौन सा इंडेक्स में ट्रेड लेने में बेहतर सुविधा मिलता है, जिसमें आपको ट्रेडिंग कंफर्टेबल होता है। दिस सेट ऑफ स्टॉक्स वुड कंस्टिट्यूट योर अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स। इसमें जो आप जो सेट ऑफ स्टॉक बनाओगे ना, इसको आप अपने स्टॉक चार्टिंग सॉफ्टवेयर में रखोगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर में आप जिसको पुट करके रखोगे, ये आपको टाइम देना पड़ेगा और उसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स बनाना पड़ेगा। हाँ, आप चेंज कर सकते हो, बट बेस्ट इज दैट कि आप 50 स्टॉक को लेके चलो। ठीक है, ऑन ए डेली बेसिस you scan your opportunity universe to identify trading opportunities। Some pointers to select stock to build your opportunity universe। कैसे करोगे, चलो थोड़ा बता देते हैं आपको। Ensure the stock has adequate liquidity। आप वैसा स्टॉक चूज करो जिसका लिक्विडिटी अच्छा है। लिक्विडिटी कैसे चेक करोगे? वॉल्यूम चेक करो। ठीक है, जिसका बाइंग सेलिंग पोजीशन अच्छा है वो लिक्विड ज्यादा है, मतलब इजीली बिक जाएगा, सिंपल बात है। लिक्विडिटी का सिंपल मतलब होता है जो स्टॉक या इंडेक्स इजीली बिकता है। ठीक है, जिसको मार्केट में लिक्विडिटी है। ऐसे मैं एक दिन कैब में आ रहा था तो मैं किसी ड्राइवर से पूछ रहा था कि दादा मार्केट में कौन सा 4 व्हीलर इजीली बिक जाता है। ठीक है, तो उन्होंने मुझे बताया कि मारुति सुजुकी का गाड़ी इजीली बिक जाता है। मैं बोला कि टाटा या महिंद्रा, बोलता इतना इजीली नहीं बिकता, सबसे ज्यादा बिकता है मारुति सुजुकी। रीजन बता सकते हो सर? স্যার প্রাইস রেঞ্জটা কম থাকে। अगर सेम प्राइस रेंज भी है, मानो कि सेम टाइप ऑफ कार, मारुति सुजुकी एज वेल एज टाटा मोटर्स, बट मारुति सुजुकी फिर भी ज्यादा हो जाए, क्यों? স্যার সব দিক থেকেই লেস, মানে ওটার মেইনটেনেন্সও কম আর আপনার পার্টস অ্যাভেলেবিলিটি থেকে শুরু করে সবকিছুই লেসেই থাকে, কিন্তু বডি স্ট্রাকচার ভালো না বাকিদের থেকে, তাও বেশি সেল এদেরই হয়। एग्जैक्टली सर, मेन रीजन नहीं है,
मतलब ट्रेड पर्पस में मारुति सुजुकी बेस्ट है। इन्वेस्टमेंट पर्पस में मे बी टाटा महिंद्रा या कोई और ब्रांड अच्छा होगा, मतलब अगर आपको कार में इन्वेस्ट करना है तो। लेकिन अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, मतलब 2 साल चलाना है फिर बेच देना है, ठीक है, 3 साल चलाना है फिर सेल कर देना है, तो मारुति सुजुकी का कार लो। और अगर आपको बिजनेस में लगाना है, लाइक कैब में लगाना है, तो मारुति सुजुकी बेस्ट। आप देखोगे मार्केट में কমার্শিয়াল সেগমেন্টে যেগুলো আসে মোটামুটি ওলা উবের সব মারুতি সুজুকি 80% মার্কেট শেয়ার নিয়ে বসে আছে। एग्जैक्टली सर, दैट इज द रीजन। क्यों ऐसा क्यों है? लिक्विडिटी हाई है, इजीली बिक जाएगा, इजीली सेल हो जाएगा। तो आप सोचो स्टॉक मार्केट हो या कार मार्केट, लिक्विडिटी बहुत हाई है उसमें, लिक्विडिटी बहुत हाई। और इसी को वॉल्यूम बोलते हैं, ज्यादा बाई सेल होता है। तो ज्यादा बाई सेल जिसमें होता है वो लिक्विड है, चाहे वो कार मार्केट हो चाहे वो स्टॉक मार्केट हो। मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था, तो बाद में मुझे पता चला, जब मैंने मतलब सेम कॉन्सेप्ट काम कर गया। जैसे कार सेगमेंट में, मतलब कार सेगमेंट में मैंने जिस तरह से मुझे ड्राइवर ने समझाया, मैंने पूछ रहा था उनसे, तो बोला कि देखो कार का अगर क्वालिटी देखा जाए तो मारुति सुजुकी का कार का क्वालिटी टाटा मोटर्स या महिंद्रा वगैरह से काफी कमती है, ठीक है, कुछ मॉडल को छोड़ के। बट अगर आप मतलब आज खरीद के फिर कुछ दिन चला के, 2 साल चला के फिर बेचना चाहोगे, अगर आपके पास मारुति सुजुकी है, इजीली सेल हो जाए, इजी सेल हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसानी से, कंपेरेटिव। So one way to ensure adequate liquidity is to look at bid-ask spread. बेसिकली इसके बारे में हम लोग bid-ask spread के बारे में हम लोग बहुत डिस्कस किए हैं सर। इक्विटी डेरिवेटिव जिनका नहीं हुआ वो करेगा आगे आगे, ठीक है। bid-ask spread, ठीक है, मतलब बेसिकली वही बाइंग सेलिंग के लिए जो ऑर्डर जो जनरेट होता है, ठीक है, वही एक्चुअली bid-ask spread में बात करते हैं। The lesser the spread, the more liquid the stock. स्प्रेड जितना कम होता है, लिक्विडिटी उतना ज्यादा होता है। इक्विटी डेरिवेटिव में बिड आस्क स्प्रेड का एरिया एक बार जरूर चेक करें, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि बिड आस्क स्प्रेड में होता क्या है। Alternatively, you can have minimum volume criteria. For example, you can consider only those stocks where volume per day is at least 5 lakh. ठीक है, मिनिमम वॉल्यूम क्राइटेरिया, ये भी एक क्राइटेरिया होता है। यू कैन कंसिडर ओनली दो स्टॉक्स वेयर द वॉल्यूम पर डे इज एट लीस्ट 5 लाख, ठीक है, मतलब वॉल्यूम कम से कम 5 लाख होना चाहिए। इसको मिनिमम वॉल्यूम क्राइटेरिया बोलते हैं कि भाई इतना वॉल्यूम ना होने से हमको ट्रेड लेना ही नहीं। अब बात समझे कि मिनिमम 5 लाख का वॉल्यूम ना होने से हमको ट्रेड नहीं लेना है। उसके लिए आप वॉल्यूम का पुराना हिस्टोरिकल डेटा सर्च करें, आपको पता चल जाएगा कि किस स्टॉक में ज्यादा वॉल्यूम होता है, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी ज्यादा मिलेगा आपको। Another point is make sure the stock is in equity segment. This is basically because stock in equity segment can be day traded. I agree. I discourage day trading for a new buyers. Obviously मैंने न्यू बाई जो मतलब जो न्यू कमर है उनको डे ट्रेडिंग के लिए मना करता हूँ नॉर्मली। यस, मैं उनको नॉर्मली ये बोलता हूँ कि आप स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग ले। बट वट एवर, in a situation where you initiated positional trade and the target is achieved in the same day, there is no harm in closing the position in intraday. बात समझे सर? नॉर्मली न्यू कमर इंट्राडे ना करे तो अच्छा है, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा उतना डेली बेसिस में। लेकिन अगर आपका टारगेट इंट्राडे में अचीव हो जाता है और आपने पोजिशनल ट्रेड लिया था, ध्यान से समझना सर, आपका टारगेट अचीव हो जाता है कि भाई मैं इतने में बेचूंगा, या फिर टारगेट आपने सोच लिया था या फिर रेजिस्टेंस छू गया सेम डे पे, तो बेच। बात समझे सर? तो बड़ा सिंपल बात कहा मैंने, आपने कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक, मानो आपने इस पर्टिकुलर में, अगर आपको चार्ट से ही शो करो, आपने मानो इस पोजीशंस पे ट्रेड सेटअप किया, ठीक है, इस पोजीशंस पे ट्रेड सेटअप किया और आपका टारगेट था कि मैं 17,271 में या 17,200 में सेल कर दूंगा, 200 टका प्रॉफिट होगा, मैं सेल कर दूंगा। और ये अगर आपका सेम डे पे, इंट्रा डे पे ही अगर अचीव हो जाता है, तो आप इंट्रा डे में ही अपना पोजीशन क्लोज कर लो। पोजिशनल ट्रेड लिए इसका मतलब ये नहीं कि टारगेट अचीव होने के बाद भी वेट करना। बात समझ में आया सर? टारगेट अचीव हो जाए ना तो ट्रेडर को ना रुकना नहीं चाहिए। चाहे आप मेंटली पोजिशनल ट्रेड के लिए रेडी थे, आई अंडरस्टैंड, बट अगर टारगेट अचीव हो जाए तो आपको नहीं रहना चाहिए। ये एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर, कि मेरा टारगेट अचीव हो गया, मुझे निकल जाना चाहिए, भले ही फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट का चांस हो, फर्क नहीं पड़ता। टारगेट अचीव हो गया ना, निकल लो, मतलब स्क्वायर ऑफ कर दो। दिस इज अ बिट ट्रिकी, बट मेक श्योर द स्टॉक इज नॉट ऑपरेटर ड्रिवन। ये थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है, बट
थोड़ा सावधान सावधान रहना पड़ता है कि आप जिस पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड लेते हो वो ऑपरेटर ड्रिवन ना हो, मतलब जो प्रोमोटिंग बिजनेस ग्रुप है, ठीक है, वो ज्यादा इस पे ट्रेड ना ले तो ऐसे ही अच्छा है। मार्केट मार्केट में ज्यादातर रिटेलर के पास अगर वो तो ज्यादा अच्छा है। Unfortunately, there is no quantifiable method to identify operator-driven stock. This comes to you by sheer experience. इसका कोई प्रॉपर मतलब मार्केट में ऐसा इसका कोई प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई कौन सा ऑपरेटर ड्रिवन है, बट ये आपको एक्सपीरियंस के साथ नजर आएगा। होल्डिंग देख के आप थोड़ा समझ सकते हो, ठीक है। मतलब ऑपरेटर मार्केट को किसी पर्टिकुलर स्टॉक को ऑपरेट करे, ये ऐसा स्टॉक से बच के रहना। जो मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेंट्स के कंट्रोल में चलता है, ऐसा स्टॉक में ही ट्रेड लेना चाहिए। If you find it difficult to find stock that comply with the above points, I would advise you to simply stick to the Nifty 50 or the Sensex 30 stocks. अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो ट्रेड लेने के लिए सिंपल आइडिया है निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30। बट अगर आप बाकी पॉइंट को मैच कर लेते हो तो आप नेक्स्ट 50 मतलब सेंसेक्स 100 या फिर निफ्टी 500 निफ्टी 100 क्या बाकी स्टॉक में भी आप गो थ्रू कर सकते हो। These are called the index stocks. Index stocks are carefully selected by the exchanges, and this selection process ensures they comply with many points, including the ones mentioned above. ठीक है, मतलब इनको सिलेक्ट करने के पीछे ऊपर का सारा क्राइटेरिया फुलफिल होता है। बहुत जल्दी हम लोग बोलो सर। सर आप बोले कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स के अकॉर्डिंग जो स्टॉक चलता है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सर ऐसा तो कोई भी स्टॉक नहीं मिलेगा सर, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है उससे वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन मोमेंटम तो नहीं आएगा। मोमेंटम तो ऑपरेटर इन्वेस्ट करेगा तभी आएगा। एफआईआई एंड डीआईएस की वजह से तो मोमेंटम आएगा। मेरा मतलब ऐसा था कि जैसे मानो कि जिस स्टॉक में मोमेंटम ऑब्वियसली आपको मिलने के लिए ऑपरेटर ड्रिवन या फिर एफआईआई डीआईआई इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, बट इस तरह का स्टॉक के साथ अगर ट्रेड लोगे ना तो आप फंस सकते हो। मतलब मानो कि जिसमें ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा एफआईआई होल्डिंग, रिटेल के पास कुछ है ही नहीं, आपको समझ ही नहीं आएगा। कभी भी आप धड़ाधड़ मार्केट में नीचे आ जाओगे, कभी धड़ाधड़ ऊपर चले जाओगे। तो ऐसा सर कौन सा स्टॉक है सर जो रिटेल इन्वेस्टर्स ड्रिवन है सर? बहुत सारा है। मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे रिलायंस है, ठीक है, बताइए। रिलायंस है, आईटीसी है, ठीक है, बहुत सारा है। आप अगर चेक करोगे ना, होल्डिंग पैटर्न चेक करोगे तो आपको पता चलेगा। इसमें वॉल्यूम आपको बहुत ये अच्छा कहाँ मिलेगा। दिखेगा सर? सर ये डेटा कहाँ पे दिखेगा? टिकट टैप में या फिर इसमें तो मिल जाता है, टिकट टैप में मिलता है। सर एक बार दिखा दीजिए एक बार। मनी कंट्रोल में भी मिलता है। ये देखो, मैंने होल्डिंग्स में क्लिक किया, ये देखिए प्रोमोटर के पास 50% है, पर रिटेलर के पास भी 10% के आसपास, एफआईआई के पास 23% के आसपास, डोमेस्टिक के पास 9% के आसपास, म्यूचुअल फंड के पास 6% के आसपास। समझ रहे हैं सर? मतलब काफी इसका मतलब फैला हुआ है। ऐसा नहीं कि एक जगह में ही सारा कंसंट्रेशन है, ऐसा नहीं। आईटीसी का तो और बेहतर दिखेगा आपको, बहुत है सर। अच्छा अच्छा, मतलब निफ्टी 50 वगैरह में जो स्टॉक्स होते हैं ना, उसका आपको मिलेगा। देखो आईटीसी में तो 44% रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, एफआईआई 12, डोमेस्टिक आधा डोमेस्टिक मतलब डीआईआई उनका 32, म्यूचुअल फंड का 10%। ठीक है, ये आपको थोड़ा आइडिया दे देगा, और ऐसे चीजों में आपका थोड़ा भरोसा भी होता है। आप आराम से ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, और ट्रेड लेने में आपको ना बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो एकदम ऑपरेटर ड्रिवन हो जाता है ना, तो ऐसे स्टॉक में ना आपको दिक्कत हो सकता है। अगर बाई चांस इधर उधर हो जाए ना, आप फंस सकते हो। इन्फोसिस देखो आप, रिटेल 36% रिटेल के आसपास में, बहुत ज्यादा है। 36% रिटेल में तो कोई कमती नहीं है। तो तब आप यहाँ पर जाके अलग अलग स्टॉक का चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब बड़ा सिंपल था। मतलब जो देखो एज ए ट्रेडर आपको रिस्क को भी कंट्रोल करना है ना, तो ये एक रिस्क कंट्रोलिंग मेथड है, ठीक है। आप एज ए ट्रेडर मोमेंटम के चक्कर में और शॉर्ट टर्म में बहुत हाई प्रॉफिट के चक्कर में एक दिन प्रॉफिट करोगे तो दूसरे दिन आप गैम्बलिंग हो जाएगा बहुत ज्यादा। मतलब कैलकुलेटिव रिस्क कम है और गैम्बलिंग ज्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेली एक टारगेट फिक्स करना है एज ए ट्रेडर कि भाई आज मुझे 10% 15% कमाना है। 10% हो गया, चुपचाप कंप्यूटर क्लोज करके सो जाओ। डेली 1000 टका आ गया, डेली 2000 आ गया, 3000 आ गया, 5000 आ गया, सो जाओ। टारगेट अचीव, सो जाओ।
तो अब चुपचाप कंप्यूटर मत देखो, खुल के ही मत देखो, फिर नेक्स्ट दिन न्यू फ्रेशली स्टार्ट करो। ग्रिड से बचिए और डिसिप्लिन बनिए, और धीरे धीरे अपने आप को, जैसे देखो ना बायजूस का प्रॉब्लम क्यों हो गया, ग्रिड के चक्कर में वैल्यूएशन वैल्यूएशन वैल्यूएशन, ऐसा वैल्यूएशन के चक्कर में फंसा कि बिजनेस 4,000 करोड़ 3,500 करोड़ लॉस में जा रहा है। ग्रिड बहुत खतरनाक चीज है, मतलब वैल्यूएशन देखते देखते आप कंट्रोलिंग आपके हाथ से छूट जाएगा। ठीक है, मोमेंटम ठीक है, बट मोमेंटम का मतलब ये नहीं कि आप कंट्रोलिंग आपके हाथ से छूट। So keeping Nifty 50 as your opportunity universe is probably a good idea for both swing trader and scalper. अगर कुछ समझ में ना आता है तो आप निफ्टी 50 का कोई भी स्टॉक चूज कीजिए, आपको हेल्प हो जाएगा। स्काउट क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट, स्काउटिंग कैसे करोगे। ठीक है, ये जो था ये मैंने आपको अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स को कैसे क्रिएट करना है इसके बारे में। अब स्काउट करना, लेट अस नाउ प्रोसीड विद अंडरस्टैंड हाउ वन शुड गो अबाउट selecting stocks for trading. In other words, we will try and identify a process employing which we can scan for trading opportunities. The process is mainly suited for a swing trader. We have now set the 4 important aspects. अब कोई भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर ले लो, जो भी आपका है, ज़ीरोधा है ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स है अपस्टॉक्स, एंजल है एंजल, ठीक है, जो भी, मोतीलाल है मोतीलाल। স্যার আপনি যেটা বললেন এটা কি স্যার আপনাকে স্যার একদিন বলছিলাম পলিলাইন বলে একটা স্টেশনারি কোম্পানি, ওই রকম কথা বলছেন যেখানে স্যার প্রমোটার হোল্ডিংটাকে পুরোপুরি ওই বারবার ম্যানিপুলেট करছে। हाँ ऑब्वियसली ऐसा कुछ स्टॉक होता है जिसपे प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करता है, प्रोमोटर भी तो थोड़ा सा सेल करेगा, मार्केट इधर उधर हो जाएगा। क्या ट्रेड लोगे तुम इस स्टॉक, इस स्टॉक में कभी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, कभी भी नहीं। क्या नाम बोला, স্যার ওই KSHITIJ পলিলাইন লিমিটেড। पॉली लाइन, POLY, হ্যাঁ স্যার। पॉली लाइन, देख तो, না ওই তো স্যার উপরেরটা 217। देखो सर पूरा फ्लैट है, होल्डिंग पैटर्न में 62% प्रोमोटर होल्डिंग है, रिटेल के पास 37%, और किसी भी इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग नहीं है। समझ में आ रहा है सर, इसीलिए इसका हालत ऐसा है, इसलिए इस तरह का होता है। ऐसे स्टॉक से बच के रहिए सीरियसली, मतलब ये शायद कभी आपको बहुत अच्छा गेन दे दे, बट मेरे हिसाब से ऐसा ट्रेड सेटअप से बच के रहना ही चाहिए, क्योंकि जैसे आपको मतलब लेके कुछ कर सकता है, आपको लेके डूब भी सकता है। पता नहीं कि अचानक से कुछ प्रोमोटर लेवल से कुछ कंट्रोलिंग हो गया, फिर आप देखो कि रातों रात कहाँ से कहाँ आ गया, आपको समझ ही नहीं आएगी, कौन कौन सेल कर दिया समझ में नहीं आया। ठीक है স্যার বিজনেসে এমন কিছু নেই এদের, কিন্তু বিশাল মানে 5 বছরে যা রয়েছে মানে কি বোঝাই যাচ্ছে না কি হচ্ছে। जो समझ में नहीं आता उसमें कुछ ना करें, ठीक है, जंगल है सर ये, जंगल में हर चीज समझ में आना मुश्किल होता है, ये शेयर मार्केट एक जंगल भी है, ठीक है, तो यहाँ पर शेर भालू अलग अलग टाइप ऑफ एनिमल्स भी होते हैं, तो जो समझ में नहीं आता उधर ना ही जाओ तो अच्छा है, जिस दिन समझ में आएगा उसी दिन जाए, वरना तुम खेलना अच्छा नहीं है। टाइम फ्रेम एंड ऑफ द डे डेटा ले लेना, ठीक है। अच्छा अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स, अगर कुछ समझ में नहीं आता है, निफ्टी 50 स्टॉक्स बेस्ट। ट्रेड टाइप, पोजिशनल ट्रेडर विद एन ऑप्शन टू स्क्वायर ऑफ इंट्राडे प्रोवाइडेड द टारगेट हिट्स द सेम डे। अगर आप पोजिशनल हो और अगर टारगेट सेम डे पे हिट हो जाता है तो क्लोज करके आ जाओ। लुक बैक पीरियड 6 मंथ से 1 ईयर का डेटा देखो, अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई कर लेते हो प्रॉपर लेवल में तो 2 साल का डेटा भी चेक कर सकते हो। Having fixed these important practical aspects, I will now proceed to share my methodology. चलो methodology बताते हैं। एक होता है शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस और एक होता है इवैल्यूएशन प्रोसेस। शॉर्ट लिस्टिंग कैसे करोगे, चार्ट में जाओ, अपना अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स क्रिएट करो। Looking at the chart, my attention is only for recent 3 to maximum 4 candles. Always recent 3-4 कैंडल को देखो जो एकदम रिसेंटली क्रिएट हुआ। While looking at the recent 3 candles, check if there is any recognizable candlesticks pattern. अगर recognizable pattern form होता है, then if interesting pattern, अगर आपको पैटर्न पे भरोसा है, अगर आपको पैटर्न पे भरोसा है, जैसे
अगर आप मुझे पूछो कि मेरा सबसे भरोसेमंद पैटर्न क्या है, तो मैं आपको एक ही नाम बोलूंगा, दैट इज इंगल्फिंग। ठीक है, मुझे बहुत पसंद है। I shortlist this stock for further investigation and I continue the scouting process. And I always ensure I check all the 50 charts. ठीक है, मतलब सारा का सारा चार्ट को मैं जरूर चेक करूँ। एंड नेक्स्ट आ जाएगा इवोल्यूशन प्रोसेस। इसमें यूजुअली लेफ्ट विथ 4-5 शॉर्टलिस्टेड स्टॉक। 50 में से 50 स्टॉक था, उसमें से 4-5 स्टॉक को चूज करो। सारा का सारा में मत जाओ, 50 स्टॉक में से 4-5 में आप अपने आप को शॉर्टलिस्ट करो, जो रिकॉग्नाइजेबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न आपके सामने रखा है। Then proceed to evaluate 4-5 charts in details. Typically spend 15 से 20 मिनट each chart में दो। There is what I do, looking at the shortlisted chart. जो 4-5 shortlisted हो उसको देखना। Generally look at how strong the pattern is. पहले देखो कि पैटर्न कितना स्ट्रॉन्ग है। Specifically interested in checking if there is any need for, और क्या फ्लेक्सिबल होने की जरूरत पड़ेगा कि नहीं, ये पहले देखो। ठीक है, अगर थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़े तो फ्लेक्सिबल हो सकते हो, अगर फ्लेक्सिबल ना होना जाए तो फिर देखो कि आप क्या कर सकते हो। मतलब लाइक अगर कैंडल फॉर्म हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ मैच कर रहा है, वॉल्यूम मैच कर रहा है, आरएसआई मैच कर रहा है, एमएसीडी मैच कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पुलिस मारुति जो शैडो है थोड़ा सा, तो अगर शैडो है तो आप थोड़ा फ्लेक्सिबल बन सकते हो। नॉर्मली मारुति में शैडो नहीं होता, बट आप थोड़ा बहुत अपने आप को फ्लेक्सिबल कर सकते हो। Evaluate the length of the shadow with reference to the range. हल्का फुल्का चलेगा ना, मारुबुजू में ज्यादा शैडो नहीं होना चाहिए। मतलब शैडो मतलब क्या होता है उसको, अरे जो जिसको हम लोग मतलब उसका और एक नाम क्या है शैडो का, कैंडल के ऊपर जो उसका जो बत्ती होता है, वीक 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 भी, थैंक यू सर, वीक भी बोलते हैं। ठीक है, सो आफ्टर दिस आई लुक एट द प्रायर ट्रेंड। कैंडल देखने के बाद ट्रेंड देखो, जैसे हम लोग अभी कुछ देर पहले आपको समझा रहे थे इंगल्फिंग को लेकर, है ना। पहले कैंडल तो देख लिया आपने, बहुत अच्छा, जैसे यहाँ पर इंगल्फिंग है, कैंडल देख लिया, बट प्रायर ट्रेंड बुलिश है कि बेरिश है, कहाँ फॉर्म हो रहा है, अप ट्रेंड में कि डाउन ट्रेंड में, इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड देखने से ही नहीं होगा, मतलब पैटर्न फॉर्म हो गया बड़ा मजा आ गया, नहीं ऐसा नहीं है, कहाँ फॉर्म हो रहा है। फॉर ऑल बुलिश पैटर्न द प्रायर ट्रेंड शुड बी डाउन ट्रेंड। अगर बुलिश है तो पुराना ट्रेंड जो पहले का ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना चाहिए। अगर बेरिश पैटर्न है तो प्रायर ट्रेंड शुड बी अप ट्रेंड। And I do pay a lot of attention to prior trend. Yes sir, ये हमेशा देखना सर। अगर प्रायर ट्रेंड आपके साथ ना गया तो चुपचाप रह जाओ, ट्रेड मत, अपना पैसा सेफ जगह में रखो। फालतू में जहां समझ में नहीं आता उसमें पैसा मत लगाओ। एट दिस स्टेज इफ एवरीथिंग लुक्स गुड, आइडेंटिफाई क्या क्या हो गया, रिकॉग्नाइजेबल की पैटर्न हो गया, वेल डिफाइंड प्रायर ट्रेंड भी हो गया। अब प्रोसीड करो फर्दर चार्ट फर्दर। आफ्टर दिस लुक फॉर द वॉल्यूम्स। वॉल्यूम शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू और मोर देन 10 डे एवरेज वॉल्यूम। लास्ट 10 दिन से ज्यादा होने से अच्छा है। प्रोवाइडेड बोथ द कैंडलस्टिक्स पैटर्न एंड वॉल्यूम कंफर्म, देन प्रोसीड टू चेक द सपोर्ट एंड एक्जिस्टेंस। सपोर्ट एंड एक्जिस्टेंस ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर लॉन्ग ट्रेड करोगे तो सपोर्ट लेवल चूज करो, अगर शॉर्ट ट्रेड लेना चाहते हो मतलब शॉर्ट सेलिंग तो रेजिस्टेंस लेवल पे ध्यान दो। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल शुड कोइंसाइड। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ आपका कैंडलस्टिक्स पैटर्न कोइंसाइड करता है, मतलब आप जानो कि जन्नत हो गया आपका, मतलब ये जन्नत ट्रेडिंग, मतलब ये ट्रेडिंग फेलियर होने का चांसेस बहुत कम है। ठीक है, मतलब ये ऐसा ट्रेड तो मिस नहीं करना चाहिए, ये मैंने आपको पहले की क्लास में बहुत बार बताया। If the support and resistance level is more than 4% away from the stop loss, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मोर देन 4%, अगर स्टॉप लॉस एरिया से भी ज्यादा है, स्टॉप इवेल्युएटिंग द चार्ट फर्दर एंड प्रोसीड टू द नेक्स्ट चार्ट। तब अगर आपका सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल स्टॉप लॉस एरिया से भी 4% नीचे है, छोड़ दो, इवेल्युएट ही मत करो। उसके बाद डाउ पैटर्न चेक करो, particularly for double top, triple top, flag formations, range breakout, ये सब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है आप लोगों को डाउ क्या है? Needless to say, I also establish primary and secondary market trend। और एक दो चीज प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट ट्रेंड भी देखिएगा, ठीक है। If the steps 1 to 5 are satisfactory, then proceed to calculate risk to reward ratio (RRR). इसके बाद to calculate RRR, first establish the target by plotting either the support or the resistance level. The minimum RRR should be at least 1.5, बेस्ट है, ठीक है।
एट लास्ट लुक एट MACD, सबसे लास्ट में MACD चेक करो एंड RSI इंडिकेटर्स देखो और फिर अपना पर्सपेक्टिव। इफ दे कंफर्म, अगर कंफर्म करते हैं MACD RSI ये सब, तो अपना ट्रेड साइज को इंक्रीज करो। मतलब अगर पहले 100 शेयर में ट्रेड लेने के सोचे थे 200 कर दो, 10 का सोचे तो 20 कर दो, प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये सब इंडिकेटर्स आपको एक्चुअली ओवर कंफर्म देता है, आउट ऑफ द 4-5 शॉर्टलिस्टेड स्टॉक एट द मोस्ट 1 or 2 में क्वालिफाई फॉर अ ट्रेड। अब 4-5 में से 1 या 2 ही ट्रेड के लिए क्वालिफाई होगा प्रॉपर्ली। देयर आर डेज व्हेन देयर इज नो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। ऐसा भी दिन कभी कभी आएगा सर जिस दिन आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। तो डिसाइडिंग नॉट टू ट्रेड इन इटसेल्फ इज अ बिग ट्रेडिंग डिसीजन। इसको हम लोग, जैसे हम लोग हमारे हिंदू कल्चर में, इंडियन कल्चर में सर, नॉट जस्ट इन हिंदू कल्चर, इंडियन कल्चर में हिंदू मुस्लिम सभी जाति में धर्म में कॉन्सेप्ट है। कभी कभी हम लोग वो उपवास देते हैं ना, क्या बोलते हैं, फास्टिंग, ठीक है, फास्टिंग कल्चर जैनिज्म में तो बहुत ज्यादा है, बुद्धिज्म में भी है, हिंदुइज्म में तो है ही, ठीक है, और इस्लाम में भी है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि फास्टिंग देना शरीर के लिए अच्छा होता है, बेसिकली वो शुद्धिकरण होता है सर, आपको क्लींस करता है। तो कभी कभी अगर ट्रेड नहीं लोगे तो क्या हो जाएगा, कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा सर। तो रिमेंबर दिस इज फेयरली a stringent checklist. If stock is confirming the checklist, my conviction to trade is very high. अगर सारा पॉइंट कंफर्म करे तो ट्रेड लो, अगर ना करे, मतलब अगर इंडिकेटर कंफर्म ना करे बाकी कंफर्म करे तो कम करो। अगर 100 का सोच रहे हो तो 50 करो, 10 का सोच रहे हो तो 5 करो, 5 का सोच रहे हो तो 2 करो। अगर इंडिकेटर कंफर्म कर दे तो डबल कर दो, मतलब 100 सोच रहे थे तो 200 कर सकते हो, 150 कर सकते हो। आई हैव मेंशन दिस मेनी टाइम्स इन दिस मॉड्यूल, ये जो मैं आपको अभी बोला, ठीक है। आई विल मेंशन दिस फॉर वन लास्ट टाइम, वंस यू प्लेस ए ट्रेड डू नथिंग। जब तक टारगेट अचीव नहीं हो जाता कुछ मत करिए, ना तो सेल करने का भी मत सोचिए। इस अचीव प्लस स्टॉप लॉस इज ट्रिगर, जब तक आपका स्टॉप लॉस या ट्रिगर नहीं करता कुछ मत करिए। ऑफ कोर्स यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस, हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो, व्हिच इज अ हेल्दी प्रैक्टिस, बट अदरवाइज डू नथिंग। इफ यू ट्रेड कंप्लाइज विद द चेकलिस्ट एंड डू रिमेंबर द ट्रेड इज हाईली क्यूरेटेड, hence the chance of being successful is high, so it makes sense to stay put in the conviction. तो बेसिकली ये जो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट था, ये बेसिकली एज ए ट्रेडर आपको एनहांस करता है। अगर आप एक स्कैल्पर बनना चाहते हो, सीजन स्विंग ट्रेडर, स्कैल्पिंग इज अनदर ऑप्शन। स्कैल्पिंग इज अ टेक्निक where the trader initiate a fairly large trade with an intention of holding the trade for a few minutes. थोड़ा लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल होना चाहिए, तभी स्कैल्पिंग करके फायदा होता है। टिपिकल एग्जांपल ऑफ द ट्रेड जो स्कैल्पर करते हैं स्कैल्पिंग करने का, फर्स्ट लेग एंड सेकंड लेग, 10-15 बजे 10-25 बजे स्क्वायर ऑफ करना, 10-15 में सेटअप करना, 10-25 में स्क्वायर ऑफ करना। फर्स्ट लेग में बाई कर लो या सेल कर लो, जो भी करना है, ठीक है। मतलब फर्स्ट लेग सेकंड लेग का क्या मतलब, अगर आप लॉन्ग करते हो तो बाई देन सेल, अगर आप शॉर्ट करते हो तो सेल देन बाई, ठीक है। जैसे मानो कि इन्फोसिस का स्टॉक था, स्टॉक इन्फोसिस का है, ठीक है, प्राइस 3980 है, प्राइस 3976 है, तो 980 से 976, ठीक है। मतलब बेसिकली यहाँ पर आप सेल करोगे, शॉर्ट सेलिंग, ठीक है, और फिर यहाँ पर आप बाई कर लेते इंट्राडे। क्वांटिटी 1000 का, तो 1000 इंटू 4% का डिफरेंस, 5 मिनट में 10 मिनट में 4000 का आपका गेन होता है। ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर एप्लीकेबल चार्जेस हो जाएगा आपका, मतलब ब्रोकरी वगैरह सब कुछ देने के बाद आपका 2653 के आसपास गेन हो जाता है। इसके लिए आप कैलकुलेटर चेक करोगे तो आपको पता चलेगा, कोई भी कंपनी आपको इस तरह का डेटा दे देता है ब्रोकरेज कैलकुलेटर में, सारा माइनस करने के बाद आपके पास 2-2.5 हज़ार का मिल जाएगा। तो 4-5 मिनट में इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट यू नीड अ हाई रेंज ऑफ अमाउंट, कैपिटल थोड़ा हाई होना चाहिए, तभी जाके आप 10 मिनट में 3000 4000 ऐसे सोच सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली एज ए स्कैल्पर आपके लिए कुछ गाइडलाइंस होना चाहिए। क्या, अगर आप स्कैल्पर बनना चाहते हो, remember the checklist we have mentioned, but do not accept all the checklist items to comply as the trade duration is very low. मतलब अगर आप स्कैल्पर बनोगे ना, सारा पॉइंट मैच करना मुश्किल है, आपको शायद 2-3 पॉइंट में ही करना पड़ेगा। जस्ट हैंडपिक जस्ट 1 or 2 items in the checklist for scalper. Candlesticks, volume hardly. It would be candlesticks pattern and volume, exactly sir. इसके बाद आप ज्यादा नहीं सोच सकते, क्योंकि स्कैल्पर के लिए इतना टाइम नहीं है कि वो पैटर्न फॉर्म करे, वो डाउ को देखे, वो एलियट को देखे, वो रिट्रेसमेंट चेक करे, इतना टाइम नहीं। रिस्क रेशियो 0.5 से 0.75 होना चाहिए,
स्कैल्पिंग शुड बी डन ओनली इन लिक्विड स्टॉक। यस सर, जो बहुत लिक्विड है निफ्टी 50 इज बेस्ट। हैव एन इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, बी रियली क्विक टू बुक ए लॉस इफ नीड बी, जरूरत पड़ने से लॉस बुक करना भी पड़ेगा। कीप ए टैब ऑन द बिड आस्क स्प्रेड टू हाउ वॉल्यूम्स आर बिल्डिंग, ध्यान देना है। कीप ए टैब ऑन ग्लोबल मार्केट्स, दुनिया भर के दूसरे मार्केट में क्या चल रहा है उसके साथ भी आपको एट पर होना चाहिए। मतलब अगर यूएस मार्केट या हैंगसेंग मार्केट में कुछ चेंजेस होता है ना, वो आपके इंडियन मार्केट में शॉर्ट टर्म मूवमेंट में इफेक्ट दे देता है। इट इनवेरिएबली लीड्स टू सडन ड्रॉप इन लोकल मार्केट्स। यस सर, होता है। हैंगसेंग में कुछ हो रहा है, हांगकांग में, इंडियन मार्केट में इफेक्ट आ जाता है। चूज ए लो कॉस्ट ब्रोकर। यस ऑब्वियसली, अगर आप स्कैल्पर बनोगे तो लो कॉस्ट ब्रोकर चूज करो। डोंट चूज लाइक एसबीआई सिक्योरिटीज या फिर मोतीलाल ओसवाल या फिर इस तरह का मत चूज करना। चूज करना है तो डिस्काउंट ब्रोकरेज लाइक आप स्टॉक्स, ज़ीरोधा ऐसे चूज करना। ग्रो भी आजकल अच्छा करता है। यूज मार्जिन इफेक्टिवली, डू नॉट ओवर लिवरेज। मार्जिन को इफेक्टिवली यूज करो, जरूरत से ज्यादा रिस्क मत लो। हैव ए रिलायबल इंट्राडे चार्टिंग सॉफ्टवेयर। इफ यू सेंस द डे इज गोइंग रॉन्ग, स्टॉप ट्रेडिंग एंड मूव अवे फ्रॉम योर टारगेट। अगर आपको लगता है कि दिन आपके साथ नहीं है तो मत करो ट्रेडिंग। Scalping as a day trading technique requires a great presence of mind and a machine-like approach. A successful scalper embraces volatility and is indifferent to market swing. एक सक्सेसफुल ट्रेडर ये सब चीजों के साथ अपने आप को काफी मैच कर सकता है, तभी जाके वो हर मिनट में 2-3 हजार का कमाने का सोच सकता है। बट ये एक बहुत ही टाइम टेकिंग और डिसिप्लिन मैटर है। स्टार्टिंग में कभी ना करें, पहले अपने आप को स्विंग ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग या फिर मंथली ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग में अपने आप को बनाएं, फिर धीरे धीरे डे ट्रेड करें, फिर आवरली बेसिस में ट्रेड करें, फिर धीरे धीरे अपने आप को 5 मिनट के ट्रेडिंग के लिए रेडी करें। हो सकता है, कोई भी इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है दुनिया में, बट समय देना चाहिए सर। आई होप कि एज ए ट्रेडर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका एक अच्छा खासा आइडिया आज की क्लास में आपको। सर अभी भी कुछ पॉइंट है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स बताऊंगा। ऐसे तो आज मैं आपको ट्रेड सेटअप बताया, नेक्स्ट क्लास में कुछ एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स है जिसके बारे में मैं आपके साथ चर्चा करूँ। ठीक है, सेंट्रल पिवोट रेंज और कुछ एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स है जिसको यूज करना भी आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है, आज इतना ही है सर, नेक्स्ट क्लास में बाकी बात करते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके सर, ठीक है तथा, ठीक है ज्योति, ओके सुमित, बाय फिर। ठीक है सर, बाय। रांची सर। ओके, बाय सर।